बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A. इमरान सीरीज़। सर, 4 जीपें वापस जा रही हैं। एक सिपाही ने कर्नल मॉर्गन के पास दौड़कर पहुंचते हुए कहा। कर्नल मॉर्गन एक ड्रम की ओट्स में खड़ा था और हमले की बाकायदा कमान कर रहा था। इमारत के अंदर से फायरिंग खत्म हो गई थी, इसलिए कर्नल मॉर्गन ने बम फेंकते और गोलियां बरसाते हुए अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया था और अब इमारत के गिर्द फैले हुए सिपाही बेतहाशा फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ रास्तों से इमारत के अंदर दाखिल हो रहे थे। पूरा कस्बा खौफनाक धमाकों और फायरिंग से गूंज रहा था। यूं लग रहा था जैसे सुपर पावर्स की ताकतवर फौजें आपस में टकरा गई हों और अंधाधुंध लड़ाई हो रही हो। और ऐन इसी लम्हे एक सिपाही ने आकर ये इत्तला दी तो कर्नल मॉर्गन का दिमाग घूम गया। जीपें वापस जा रही हैं? किसकी जीपें? क्या बक रहे हो? कर्नल मॉर्गन उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा। कर्नल मॉर्गन इमारत की जिस तरफ था वहां से वापस जाती हुई जीपें ना देखी जा सकती थीं। जीपें इमारत की मुखालिफ सिमत में थीं। मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब, हमारी 4 जीपें जो दाएं तरफ खड़ी थीं, मैंने खुद उन्हें अचानक स्टार्ट होकर कस्बे की तरफ वापस जाते देखा है जनाब। सिपाही ने घबराए हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? रेड आर्मी के सिपाही मेरी मर्जी के बगैर वापस नहीं जा सकते। जाओ, जाकर मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो। कर्नल मॉर्गन ने चीखते हुए कहा और सिपाही सल्यूट करके वापस मुड़ गया। अब फायरिंग तकरीबन खत्म हो गई थी और थोड़ी देर बाद इमारत के अंदर खामोशी तारी हो गई। कर्नल मॉर्गन ड्रम की ओर से निकला ही था कि फिजा में अचानक परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर तेजी से वहीं करीब ही खेतों में उतरते दिखाई दिए। उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ वापस आया। जनाब, गजब हो गया, अंदर इमारत में कोई आदमी मौजूद नहीं है जनाब। इमारत बिल्कुल खाली पड़ी है, अलबत्ता वहाँ कारों के जले हुए ढांचे मौजूद हैं। इनमें खौफनाक असलहा भरा हुआ था और बमबारी से वो तमाम असलहा फट गया। मुजरिम गायब हो गए हैं। इस सिपाही ने कांपते हुए लहजे में कहा। क्या बकवास है? क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? मुजरिम हमारे सामने अंदर गए हैं और हमने उन्हें घेर लिया है। अब वो कहाँ गायब हो सकते हैं? कर्नल मॉर्गन ने पैर पटकते हुए जवाब दिया। कर्नल मॉर्गन, कर्नल मॉर्गन, वो लोग निकल गए हैं। मैंने तुम्हारी 4 जीपों से उन्हें निकलकर एक मकान में घुसते देखा था। मैंने ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मुझे मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। कर्नल डेविड ने हेलीकॉप्टरों की तरफ से दौड़कर कर्नल मॉर्गन की तरफ आते हुए जवाब तेज लहजे में कहा। सर, मुजरिम हमारी जीपें लेकर निकल गए हैं। हमारे सब साथी मुर्दा, जख्मी या जिंदा हालत में यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद 4 जीपें गई हैं। इसी लम्हे एक और सिपाही ने दौड़कर करीब आते हुए कहा और कर्नल मॉर्गन का मुंह खुले का खुला रह गया। इस कदर बेपनाह फायरिंग के बावजूद वो ना सिर्फ इमारत से बाहर निकले, बल्कि हमारी 4 जीपें भी ले गए। ओह, नामुमकिन, कतई नामुमकिन। कर्नल मॉर्गन ने यूं होंठ चबाते हुए कहा जैसे उसे किसी सूरत भी इस बात पर यकीन ना आ रहा हो। इनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं कर्नल। वो जिस मकान में छुपे हुए हैं, हमें फ़ौरन ना सिर्फ उसे घेर लेना चाहिए, बल्कि इर्द गिर्द के इलाके की भी नाकाबंदी कर लेनी चाहिए, वरना वो शैतान निकल जाएंगे। कर्नल डेविड ने सर झटकते हुए कहा। ठीक है जेरिस, फ़ौरन वापस का हुक्म दो। जितनी जीपें मौजूद हैं मेरे साथ हैं, अलबत्ता जख्मियों को सूफिया पहुंचाओ जल्दी। कर्नल मॉर्गन ने चीख कर इत्तला ले आने वाले आदमी से कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ एक साइड पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। कर्नल डेविड भी उसके साथ था। और फिर चंद लम्हों बाद कर्नल मॉर्गन खुद ही जीप दौड़ाता हुआ कस्बे में पहुंच गया। बाकी जीपें इसके पीछे थीं। वहां एक गली के सिरे पर इनकी चारों जीपें खड़ी थीं। कर्नल मॉर्गन के हुक्म पर पूरे इलाके को फौरी तौर पर घेरे में ले लिया गया। कर्नल मॉर्गन, कर्नल डेविड 4 मुसल्लह अफराद समेत इस घर में घुस गए, जिसमें कर्नल डेविड ने इमरान और उसके साथियों को अंदर घुसते हुए देखा था। घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो वाकई खाली हो, वाकई वहां किसी की रिहाइश ही ना रही हो। ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से खाली है। कर्नल मॉर्गन ने मशकूक अंदाज में कर्नल डेविड की तरफ देखते हुए कहा। ये देखें, ये इस गली में कदमों के निशानात, ये इस दीवार तक गए हैं। कर्नल डेविड ने नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा। खाक की वजह से कदमों के निशानात वाजे थे। ठीक है, वाकई ये लोग इधर ही आए हैं और इनमें से कुछ जख्मी भी हैं। खून के कतरे भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। कर्नल मॉर्गन ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो कदमों के निशानात को देखते हुए दीवार तक पहुंच गए, लेकिन दीवार सपाट थी। ये लोग इस दीवार से गुजरकर दूसरी तरफ गए हैं। इनके कदमों के निशानात दीवार तक जाकर खत्म हो जाते हैं, कर्नल डेविड ने कहा और इसने दीवार पर जगह जगह पैर मारना शुरू कर दिए, लेकिन दीवार बदस्तूर ठोस और सपाट थी। तोड़ दो, इस दीवार को तोड़ दो, बम मारो इस पर, कर्नल मॉर्गन ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। सर, पीछे हट जाइए, मैं इस बम से उड़ाता हूँ। एक सिपाही ने दांतों से बम का फ्यूज निकाला और उसे हाथ घुमाकर दीवार पर दे मारा। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और सालिम दीवार ही उड़कर दूसरी तरफ जा गिरी और वो सब तेजी से इस जगह को फलांगते हुए अंदर दाखिल हो गए। सर, ये तो हंसने की वर्कशॉप है, एक सिपाही ने वर्कशॉप को देखते हुए कहा। हंसने की वर्कशॉप?
वो कौन है? कर्नल मॉर्गन ने चौंकते हुए पूछा और सिपाही ने मुख्तसर तौर पर हस्ती के मुतालिक बताया। उसी लम्हे कर्नल डेविड ने वर्कशॉप में काम करने वाले एक लड़के को कान से पकड़कर इससे हस्ती के मुतालिक पूछगछ शुरू कर दी। 2 थप्पड़ खाने के बाद लड़के ने बता दिया कि हस्ती कुछ लोगों को लेकर आया था और एक मिलिट्री जीप में उन्हें बिठाकर ले गया है। इस इंकशाफ के होते ही कर्नल मॉर्गन ने फौरी तौर पर हस्नी और उसकी मिलिट्री जीप की तलाश के अहकामात ट्रांसमीटर पर देने शुरू कर दिए। लड़के से पूछगछ के बाद जीप के मुतालिक मजीद तफसीलात हासिल करने के बाद कर्नल मॉर्गन और कर्नल डेविड हेलीकॉप्टरों की तरफ दौड़े। यकीनन ये लोग सोफिया की तरफ गए होंगे, वो रास्ते में ही पकड़े जा सकते हैं, कर्नल डेविड ने कहा। खुली जगह पर पहुंचकर कर्नल मॉर्गन ने फिजा में प्रवास करने वाले तीनों हेलीकॉप्टरों में से एक को नीचे उतरने के लिए कहा और चंद लम्हे बाद वो दोनों इस हेलीकॉप्टर पर बैठकर फिजा में बुलंद हो गए। कर्नल मॉर्गन ने बुलंदी पर जाकर पायलट को इसी मिलिट्री जीप को चेक करने के अहकाम दिए और साथ ही ट्रांसमीटर पर इसने दूर से 2 हेलीकॉप्टरों के पायलटों को भी इस जीप की तलाश के अहकाम दे दिए। चंद लम्हों में ही तीनों हेलीकॉप्टर तेजी से इर्द गिर्द बिखर गए। कर्नल मॉर्गन और कर्नल डेविड वाला हेलीकॉप्टर सोफिया की तरफ जाने वाली सड़क की चेकिंग कर रहा था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई ऐसी मिलिट्री जीप नजर न आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो सोफिया की हदूद में दाखिल हो गए। सर, कहीं वो जीप तो नहीं जो मिलिट्री एरिया में दाखिल हो रही है? पायलट ने अचानक एक तरफ इशारा करते हुए कहा और कर्नल मॉर्गन ने हुक से लटकी हुई दूरबीन उतारकर आंखों से लगा ली। वो पायलट के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि कर्नल डेविड पिछली सीटों पर दूसरे मुसल्लह अफराद के साथ था। हाँ, बिल्कुल, ये वही जीप है। छावनी के कमांडर से बात कराओ, जल्दी, कर्नल मॉर्गन ने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा। पायलट ने ट्रांसमीटर की नॉब घुमाकर उसे एडजस्ट किया। हेलो हेलो, कमांडर सोफिया छावनी, अटेंड प्लीज। रेड आर्मी के सरबराह कर्नल मॉर्गन आपसे बात करना चाहते हैं। ओवर। पायलट ने बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस कमांडर, रॉजर अटेंडिंग। ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। हेलो कमांडर, मैं कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, इंचार्ज रेड आर्मी। मैं इस वक्त तुम्हारी छावनी के ऊपर हेलीकॉप्टर में मौजूद हूँ। सुनो, मिलिट्री एरिया में एक मिलिट्री जीप दाखिल हुई है। ये गहरे सुर्ख रंग की लैंड क्रूजर है, नंबर AC-3133। इसमें इसराइल के खौफनाक मुजरिम हैं। तुम फौरन इस जीप को घेर कर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लो, पूरी होशियारी से। हम जीप के करीब ही उतर रहे हैं, फौरन, जल्दी। इट इज इमरजेंसी। ओवर। कर्नल मॉर्गन ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। यस सर, यस सर, मैं भी ऑर्डर देता हूँ। ओवर। कमांडर ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा और कर्नल मॉर्गन ने ओवर एंड ऑल कहकर बातचीत खत्म कर दी। पायलट जीप के साथ साथ हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। नीचे उतरूं जनाब? पायलट ने पूछा। अभी नहीं, पहले मिलिट्री घेरा डाल लें, कर्नल मॉर्गन ने कहा और फिर चंद लम्हे बाद उन्होंने जीप को, जो अब एक खुली जगह पर पहुंच चुकी थी, मिलिट्री जीपों में के घेरे में देखा और उन्होंने मुजरिमों की जीप रोक ली। बस अब नीचे उतरो, अब ये कहीं फरार नहीं हो सकते, कर्नल मॉर्गन ने खुश होते हुए कहा और पायलट ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। आप किन की बात कर रहे हैं जनाब? कौन फरार नहीं हो सकते? पीछे बैठे हुए कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुजिम और कौन? ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले हैं, मॉर्गन ने मुड़कर तल्ख लहजे में कहा। आप भी कमाल करते हैं, अगर वो जीप में होते तो क्या जीप इसी बेधड़क मिलिट्री हेडक्वार्टर में दाखिल होती? मेरा ख्याल है कि हस्ती इन्हें कहीं छोड़कर इधर आया है, कर्नल डेविड ने तंजिया लहजे में कहा। ओह हाँ, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। बहरहाल, मैं हंसने की आंतों से भी मुजरिमों को उगलवा लूंगा, कर्नल मॉर्गन ने कदरे झींपे हुए लहजे में कहा। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। कर्नल मॉर्गन और उसके साथी नीचे उतरे और फिर तेजी से जीप की तरफ बढ़े। जीप के साथ स्याह दाढ़ी वाला एक अरब खड़ा था और मिलिट्री वालों ने उसे घेर रखा था। मैं कमांडर रॉजर हूँ, एक ऑफिसर ने एक मिलिट्री जीप से उतरते हुए कहा। मेरा नाम कर्नल मॉर्गन है और ये GP5 के सरबराह कर्नल डेविड हैं। मुजरिम कहाँ हैं? कर्नल मॉर्गन ने अपना और कर्नल का तारुफ कराते हुए कहा। जनाब, ये हमारा पुराना इंजीनियर हस्ती जीप में है। ये जीप भी हमारी है। हस्ती की वर्कशॉप कस्बा अरताब में है, मुरम्मत के लिए गई थी, अब इसे वापस करने आया है, कमांडर ने सयादारी वाले अरब की तरफ इशारा करते हुए कहा। हूँ, इसे बताना होगा कि मुजरिम कहाँ है, कर्नल मॉर्गन ने दांत पीसते हुए कहा और वो हस्ती की तरफ बढ़ गया, जो बड़े मुतमईन अंदाज में जीप के साथ खड़ा उन्हें देख रहा था। सुनो, मेरा नाम कर्नल मॉर्गन है, मैं रेड आर्मी का सरबराह हूँ। मैं पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के रुकन, जो कि बहुत बड़े मुजरिम हैं, तुम्हारे खाली मकान में वो घुसे और तुम उन्हें दीवार खोल कर अपनी वर्कशॉप में ले गए और फिर इस जीप पर इन्हें सोफिया लेकर आए। बोलो, कहाँ हैं वो? कर्नल मॉर्गन ने उसके सामने जाते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, मेरा किसी मुजरिम से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जीप जरूर वर्कशॉप से लाया हूँ, हस्ती ने इंतहाई मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। मैंने चेक कर लिया है, मुजरिम वाकई इसी जीप में लाए गए हैं। वो सीटों के नीचे लेट कर आए हैं, वहाँ सीटों के नीचे खून के कतरात मौजूद हैं। ऐसे ही कतरात वहाँ मकान में भी थे। इसीलिए मैं कर्नल डेविड ने करीब आते हुए कहा, वो जीप के अंदर घुस कर आया था।
अब बोलो, कहाँ है वो? कर्नल मॉर्गन ने पैर पटकते हुए गुस्से से धारते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, हंसनी ने जवाब दिया। लेकिन इसी लम्हे कर्नल मॉर्गन का हाथ चला और एक जोरदार थप्पड़ हंसनी के चेहरे पर पड़ा। वो जीभ से टकराया, इसकी आंखों में यकलक गुस्से के चिराग जल उठे। आपको ये थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा कर्नल, हंसी ने गाल पर हाथ रखते हुए जहरीले लहजे में कहा। शट अप, जल्दी बताओ, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, कर्नल मॉर्गन ने गुस्से में चीखते हुए कहा। और साथ ही उसने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि हंसनी अचानक अपनी जगह से बिजली की सी तेजी से उछला और दूसरे लम्हे कर्नल मॉर्गन की चीख फिजा में लहराती ही चली गई। एक पतली धार का खंजर कर्नल मॉर्गन के सीने में बेबस हो चुका था। उसी लम्हे कई मशीन गनें चली और हंसनी किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ जमीन पर गिरा। कर्नल मॉर्गन की चीख सुनते ही रेड आर्मी के मशीन गन बरदारों ने इस्तरारी तौर पर हंसनी पर फायर खोल दिया था। हंसनी के साथ साथ दो फौजी सिपाही भी मशीन गनों की गोलियों की जद में आ गए। फौजियों ने अपने साथियों को जख्मी होते देखकर रेड आर्मी पर फायर खोल दिया और फिर देखते ही देखते दो फौजियों के साथ साथ रेड आर्मी के चार आदमी भी जमीन पर लाशों की सूरत में गिर गए। रुक जाओ, कर्नल डेविड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और इसके साथ ही कमांडर रॉजर भी चीखने लगा और इन दोनों के बैकवर्ड चीखने से फायरिंग रुक गई। कर्नल डेविड तेजी से कर्नल मॉर्गन पर झुक गया, इसकी नब्ज अभी चल रही थी। जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और कमांडर ने खुद झुक कर जमीन पर गिरे हुए कर्नल मॉर्गन को उठाया और जीप की पिछली सीट पर लिटाकर वो जीप लेकर छावनी के अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जबकि दूसरे फौजी अपने अपने साथियों को संभालने लगे, लेकिन बाकी सब खत्म हो चुके थे। मशीन गनों के बर्स्ट ने उन्हें छलनी कर दिया था। पूरी छावनी में भगदड़ सी मच गई थी। ओह! ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। अब मुजरिमों का हाथ आना बहुत मुश्किल है। काश ये हंसनी ना मरता, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे और वो यूं आंखें फाड़ फाड़ कर हंसनी की लाश को देख रहा था, जैसे इसकी रूह से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों का पता मालूम कर लेना चाहता हो। और फिर चंद लम्हों बाद इसके कंधे मजीद लटक गए जब उसे इत्तला मिली कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही कर्नल मॉर्गन ने दम तोड़ दिया है। अलखामिश साहब आ गए हैं सर, एक नौजवान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। इस वक्त आतिफ और इमरान दूसरे मेंबरों के साथ बड़े कमरे में बैठे हुए थे। तनवीर और नौमानी की मरहम पट्टी कर दी गई थी। गोलियों ने सिर्फ जख्म डाले थे, इसलिए मरहम पट्टी ही काफ़ी हो गई थी और वो दोनों भी इस वक्त कमरों में सोफों पर इत्मीनान से बैठे हुए थे। ठीक है, भेजो इसे, आतिफ ने तहकमाना अंदाज में कहा और फिर चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक फ़ौजी ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ। इसके कंधे पर लगे हुए स्टार बता रहे थे कि वो मेजर है। इसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे, जबकि इसका रंग खासा गोरा था। कदो-कामत के लिहाज से वो खासा ठोस और मजबूत जिस्म का मालिक था। अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे के लिए ठिठक गया। आओ अलखामिश, ये अपने ही आदमी हैं। आतिफ ने उसे ठिठकते देखकर कहा और वो आतिफ की आवाज़ सुनते ही तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उसने फौजी अंदाज में आतिफ को बाकायदा सलूट किया। इमरान साहब, ये मेजर अलखामिश हैं, सोफिया की छावनी में तैनात हैं, मेरे खास मातहतों में शामिल हैं, नस्लन यहूदी हैं लेकिन बजाते खुद मुसलमान हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हैं। और मेजर अलखामिश ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं और ये इनके लीडर अली इमरान हैं। आतिफ ने इमरान और अलखामिश का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। अली इमरान? ओह, आप अली इमरान हैं। मेजर अल खामिश यूं आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा, जैसे वो दुनिया का आठवां अजूबा तो क्या नवा अजूबा देख रहा हो। और इमरान बौखलाकर अपने आप को यूं देखने लगा, जैसे उसे अचानक ख्याल आया हो कि वो कपड़े पहने बगैर ही गुसल खाने से बाहर आया हो। जी हाँ, मैं अली इमरान हूँ, असली अली इमरान। यकीन कीजिए, कतन कोई मिलावट नहीं है, इमरान ने बदस्तूर बौखलाए हुए लहजे में कहा और मेजर अल खामिश मुस्कुरा दिया। सर, मैं यहाँ छावनी में आने से पहले GP5 के एक सेक्शन में काम कर चुका हूँ और जिस ज़माने में आप लोगों ने इसराइल में क़यामत बर्पा कर दी थी, मैं GP5 में था। आपका नाम तो GP5 के लिए दहशत बन गया है। मेजर अल खामिश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, तभी आप दहशतज़दा होकर मुझे देख रहे थे। मैं समझा कि शायद मेरी जिन्स तब्दील हो गई है। इमरान ने झींप कर कहा और आतिफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, अल खामिश दुरुस्त कह रहा है। मैंने भी आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था और मुझे भी आपसे मुलाकात की बेहद ख्वाहिश थी, क्योंकि इन दिनों मैं मिस्र में था। आतिफ ने हंसते हुए कहा और इसके साथ ही इसने मेजर अल खामिश को बैठने के लिए कहा और मेजर अल खामिश शुक्रिया कहकर साइड के सोफे पर बैठ गया। जनाब, एक बुरी खबर है, हस्नी हलाक हो चुका है, मेजर अल खामिश ने सोफे पर बैठते ही संजीदा होकर कहा। क्या? क्या कह रहे हो? कब और कैसे? आतिफ ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। इमरान भी हैरान होकर मेजर अल खामिश की तरफ देखने लगा और मेजर अल खामिश ने हंसनी की जीप को घेरे में लेकर आखिर तक सारी रोदात सुना दी और आखिर में ये भी बताया कि कर्नल मॉर्गन अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया। जिंदाबाद, हस्नी ने मुजाहिदों जैसा काम किया है, वो ऐसा ही दलेर आदमी था, आतिफ ने कहा। कर्नल डेविड कहाँ है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा।
वो अपने हेडक्वार्टर वापस चले गए हैं। वैसे उन्होंने सदर मुमलिकत से बात करके आर्जी तौर पर रेड आर्मी का चार्ज संभाल लिया है और अब रेड आर्मी और GP5 के साथ साथ छावनी के तमाम फौजी भी सोफिया के गिर्द फैल चुके हैं। वो सब आप लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पूरे सोफिया की सख्त नाकाबंदी कर दी है और ताहुक्म सानी किसी किस्म की गाड़ी और आदमी को सोफिया से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कमांडर बता रहा था कि कर्नल डेविड ने पूरे सोफिया के एक एक घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया है। मेजर अल खामिश ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह फिर? आतिफ ने परेशान होकर कहा। मुझे आप हजरात की आमद का इल्म ना था। मुझे तो आतिफ साहब का इमरजेंसी सिग्नल मिला तो मैं यहाँ आ गया। अब आप जैसा कहें, ऑर्डर बेहद सख्त है। अलबत्ता अगर आप पसंद करें तो एक ऐसी जगह मेरे इल्म में है जहाँ एक खुफिया तहखाना है। वो तहखाना किसी की नज़रों में नहीं आ सकता। जब तक ये सब चेकिंग वगैरह ख़त्म ना हो आप वहाँ इत्मीनान से छुप सकते हैं। मेजर अल खामिश ने कहा। हम इसराइल में छुपने के लिए नहीं आए मेजर अल खामिश। हमारे सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। हमने हर सूरत और फौरन तेल अबीब पहुंचना है। इमरान ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा। लेकिन सर, ऐसे हालात में? मेजर अल खामिश ने हैरान होते हुए कहा। हालात की बात मत किया करें। हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदला भी जा सकता है। इमरान ने इसी तरह ठोस लहजे में कहा। अलबत्ता इसकी पेशानी पर लकीरें नमूदार हो गई थी। इमरान साहब की यह तजवीज़ है कि सीक्रेट सर्विस के कदो कामत के फौजी सिपाहियों को अगवा किया जाए और फिर इनके मेकअप में यहाँ से निकला जाए। आतिफ ने कहा। लेकिन सर, कोई शख्स चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो, अब ताहुकुम सानी सोफिया से नहीं निकल सकता। मेजर अल खामिश ने कहा। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने जेब से वही नक्शा निकाला जो उसने आतिफ से हासिल किया था और नक्शा सामने रखकर इस पर गौर करने लगा। ये जो एक रास्ता जा रहा है, ये कहाँ जाता है? इमरान ने नक्शे पर बनी हुई एक पतली सी लकीर पर उंगली रखते हुए आतिफ से पूछा। ये रास्ता अल हराब को जाता है। एक नखलिस्तान है जहाँ तेल की तलाश के लिए खुदाई हो रही है। इसके बाद खौफनाक सहरा है। आतिफ ने जवाब दिया। तेल के लिए खुदाई हो रही है? ओह वेरी गुड। इन लोगों के पास लाजमन अपने हेडक्वार्टर हेलीकॉप्टर वगैरह होंगे। इमरान ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, हैं। मैं एक बार वहाँ गया था। एक्रीमी फर्म है। मेजर अल खामिश ने कहा। इस सब रुकावटों की क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। एक पुख्ता चौकी बनी हुई है जिस पर अब GP5 तैनात है। पहले यह फौज के कंट्रोल में थी। मेजर अल खामिश ने कहा। ओके। मेजर अल खामिश, आप मिलिट्री की कोई जीप मुहैया कर सकते हैं जो हमें इस चौकी तक पहुंचा दे? इमरान ने मेजर से मुखातिब होकर कहा। ऐसी जीप तो मिल जाएगी जनाब, लेकिन उसे चौकी क्रॉस नहीं होने दिया जाएगा। रास्ते में भी चेकिंग हो सकती है। मौजूदा हालात में इंतहाई सख्त चेकिंग है। मेजर अल खामिश ने कहा। इसकी तुम फिक्र ना करो। तुम जीप कहाँ मुहैया कर सकते हो और हमें अब असलहा भी चाहिए। इमरान ने कहा। असलहे की फिक्र ना करें, वो तो मिल जाएगा। आतिफ ने सर हिलाते हुए कहा। जनाब, ऐसी जीप तो मिलिट्री वर्कशॉप से ही उड़ाई जा सकती है, और तो कोई सूरत नहीं। मेजर अल खामिश ने कहा। ठीक है आतिफ साहब, आप मेरे नाप की फौजी वर्दी का बंदोबस्त करें और मेकअप के सामान का भी। मैं मेजर अल खामिश के साथ जाकर जीप वर्कशॉप से निकालूंगा और फिर हम इस जीप के जरिए आगे जाएंगे। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा। आप तकलीफ ना करें जनाब, मैं खुद ही जीप पिछले खाली हिस्से में लेकर आ जाता हूँ। मेरे लिए ये काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आजकल ऑटोमोबाइल कोर में ही तैनात हूँ। मेजर अल खामिश ने उठते हुए कहा। ठीक है, आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके जीप मुहैया कर दें। और आतिफ, आप फौजी वर्दियाँ, मेकअप का सामान और असलहा मुहैया करें। जब तक मेजर अल खामिश जीप लेकर आए हम तैयार हो जाएंगे। इमरान ने कहा और आतिफ सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेजर अल खामिश भी कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो सब फौजी वर्दियों में मलबूस हो चुके थे। आतिफ ने इनके नाप से मिलती जुलती वर्दियां मुहैया करने में सुस्ती ना की थी। इमरान ने अपने और अपने साथियों पर मुकामी मेकअप किया और मेकअप के सिलसिले में टाइगर ने भी इसका हाथ बटाया। और जब मेजर अल खामिश की तरफ से जीप के आने की इत्तला मिली तो वो सब फौजियों के रूप में आ चुके थे। असलहे की क्या पोजीशन है? ज़्यादा नहीं, बस मिलिट्री स्टाइल की मशीन गन और कुछ बम काफ़ी होंगे। इमरान ने आतिफ से मुखातिब होते हुए कहा। आप चले, वो सब पहुंच जाएगा। आतिफ ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ इसके साथ कमरे से बाहर निकल आया। इसके साथी भी अब इनके पीछे थे। इमरान के एक उकबी दरवाजे से निकलकर वो सब एक तंग सी गली में होते हुए एक खुले इलाके में आ गए जहाँ एक बड़ी सी मिलिट्री जीप मौजूद थी। ये जीप इतनी बड़ी थी कि इसमें 15 के करीब अफराद आसानी से सफ़र कर सकते थे। जीप नई थी और इसका इंजन खासा ताकतवर था। चलें आतिफ, आप ड्राइविंग सीट पर बैठें। मैं आपके साथ और बाकी साथी पीछे बैठेंगे। इमरान ने आतिफ और अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा और आतिफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बाकी सब मेंबरान जीप की पिछली नशिस्तों पर बैठ गए थे। इसी लम्हे गली से चंद अफराद बाहर आए। उन्होंने बड़े बड़े दो थैले कमरों पर लाद रखे थे और फिर उन्होंने वो थैले जीप में रख दिए। इन थैलों में असलहा है जनाब, आतिफ ने इमरान से कहा और इमरान ने सर हिला दिया। और फिर इसके कहने पर थैलों में से मशीन गनें निकाल ली गईं। एक एक मशीन गन सब ने अपने हाथ में थाम ली और बम जेबों में डाल लिए।
जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे भी साथ ले चलें? मेजर अल खामिश ने कहा। नहीं मेजर, शुक्रिया। आप यहीं रहें। आपने अभी फ़लस्तीन के लिए बहुत काम करना है। मैं हंसनी की तरह आपको ज़ाया नहीं करना चाहता। फिर मुलाकात होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मेजर अल खामिश फ़ौजी अंदाज में सैल्यूट करके पीछे हट गया और इमरान के इशारे पर आतिफ ने, जो खुद भी फ़ौजी वर्दी में था, जीप को आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।